हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारा आज का टॉपिक है हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड इंडिया, कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ हिंदुस्तान आई और कैसे कैसे करके उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये एस्पिरेंट्स के लिए भी है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और कॉमन पीपल के लिए भी है एज अ जनरल नॉलेज। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं जी। हिंदुस्तान को हिस्टोरिकली सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ पर बहुत से फॉरेन इन्वेडर्स आए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। अलेक्जेंडर आया, महमूद गजनवी आया, ममलूक्स आए जिन्हें ख़ानदान गुलामा कहा जाता है, लोधीज़ आए, मुग़ल्स आए और उसके बाद ब्रिटिश भी आए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने इन सबको इंडिविजुअली सेपरेटली पढ़ाया हुआ है बड़े डिटेल में। तो इंट्रोडक्शन आज का हमारा टॉपिक है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी चालाकी के साथ हमारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया और आज से तकरीबन 420 ईयर्स अगो, 420 साल पहले, ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन, जो बरतानिया में या ग्रेट ब्रिटेन में जो क्वीन थी उस टाइम एलिज़ाबेथ वन थी, ठीक है। तो उसका रेन था और जो ब्रिटेन जो था वो एक एग्रीकल्चरल लैंड थी, वहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती थी, जबकि इंडिया में जो दुनिया की 25% जो एक्सपोर्ट्स होती थी इंडिया से होती थी। यहाँ पर चीज़ें मैन्युफैक्चर भी होती थी, यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी थी, यहाँ से बाहर जाती थी। मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर 25% एक एरिया से आ रहा है तो वो एरिया बड़ा रिच था, ठीक है। तो उस टाइम यहाँ पर हिंदुस्तान में जो हुकूमत थी वो अकबर की थी, ठीक हो गया। स्टार्ट में क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से हम देख रहे हैं। द बिगिनिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दिसंबर 31, 1600, मतलब 17th सेंचुरी मीन्स 1600 का जो लास्ट डे था, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई और लंदन में, एंड रिसीव्ड 15 ईयर्स ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम द क्वीन एलिज़ाबेथ। आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि जो ताजर थे वहाँ के, बेसिकली आप ज़रा बैकग्राउंड में जाएं। जो अपना ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ के जो ताजर हैं या बिज़नेस पर्सन हैं, वहाँ के लोग ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया के साथ। बीच में आ गया आपका ऑटोमन एम्पायर, जो टर्की का जो एरिया था, तो उनको इजाज़त चाहिए थी अपनी क्वीन से कि हमें इजाज़त दें कि हम कोई रूट लेकर, समुद्री रूट लेकर हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करें। तो क्वीन ने उसे, उन लोगों को 15 साल का लाइसेंस दे दिया, इजाज़तनामा दे दिया। तो अराइवल इन इंडिया में इन 1608 अंडर कैप्टन हॉकिंस, द ईस्ट इंडिया कंपनी लैंडेड इन गुजरात ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन। अब स्टार्ट में हमने देखा था कि उस टाइम अकबर का एरा था हिंदुस्तान में, यहाँ पर अकबर की हुकूमत थी। लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं 8 साल बाद, तो यहाँ पर अब जहांगीर का टाइम आ चुका था। जहांगीर यहाँ का किंग था हिंदुस्तान का। उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ क्या थी स्टार्ट में? मतलब वो तो आ चुके हैं, फ़ौरन तो नहीं काबिज़ हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे फैले हैं बड़ी चालाकी के साथ। इनिशियली ऑपरेटेड अलॉन्ग कोस्टल रीजन्स बट फेस थ्रेट्स फ्रॉम डच पायरेट्स। मतलब यहाँ पर वो तो आ गए लेकिन यहाँ पर डच पायरेट्स थे, ठीक है। वो उनसे लूटते थे, वो इनसे तगड़े थे, उनके पास पावर ज़्यादा थी, उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। जो ब्रिटिश जो ट्रेड पर्सनल थे वो यहाँ से चीज़ें जब एक्यूमुलेट करते, इकट्ठी करते, तो डच उन पर हमला कर लेते। किंग जेम्स वन सेंट सर थॉमस रो टू नेगोशिएट विद जहांगीर। मतलब अब उन्होंने, जेम्स वन का टाइम आ गया वहाँ पर बरतानिया में, उन्होंने सर थॉमस रो को भेजा कि आप जहांगीर के साथ मिलें और हमें बाकायदा परमिशन दें कि हम आपके मुल्क के अंदर ट्रेड कर सकें, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या निकला? परमिशन टू इस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग फैक्ट्री इन सूरत फॉलोड बाय एक्सपेंशन टू अदर रीजन्स। जहांगीर ने उन्हें इजाज़त दे दी कि आप हमारे सूरत में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री, एक हब बना लें। और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद उन्होंने जब ये बनाया तो उसके बाद वो आगे एक्सपेंड करने लग गए, ठीक हो गया। अब एक्सपेंशन में जी बाय 1625, अब ये उसके बाद मतलब 1608 में आते हैं, अब 1625 तक हम आ चुके हैं। एस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिंग पोस्ट इन मद्रास विद फोर्ट एसटी जॉर्ज। मद्रास में उन्होंने, ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ही ओल्ड पिक्चर है, मद्रास में उन्होंने एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाई और अपना जो बिज़नेस था वो एक्सपेंड किया कॉटन में, नील में, इंडिगो और टी में, ठीक है। ये चीज़ें वो ट्रेड करने लगे बड़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा।
और अब इनकी राइज इन पावर जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मेनली स्टार्ट में किसके साथ हो रहे हैं, यहाँ पर उनके डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज़ जो ट्रेडर्स थे यहाँ पर पहले से, उनके साथ हो रहे हैं, क्योंकि उनके कंपेटिटर्स यूरोप के हवाले से यही लोग हैं, लोकल लोग तो नहीं थे। यहाँ के लोग तो वहाँ पर जाकर चीज़ें नहीं बेचते थे। जो डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज़ जो थे, वो पुर्तगाल के जो लोग, वही लोग यहाँ से चीज़ें लेके जाते थे, तो वो उनके कंपेटिटर्स थे। बाय 1647 द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फैक्ट्रीज इन मल्टीपल सिटीज़ एंड एम्प्लॉयड लोकल्स। आहिस्ता आहिस्ता मतलब 25 में वो उन्होंने सूरत में काम स्टार्ट किया, 47 तक आते आते उन्होंने बहुत सारे सिटीज़ में उन्होंने फैक्ट्रीज लगा ली। द 18th सेंचुरी सा कंपटीशन, अब कंपटीशन आ गया इनका डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज़ के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन इम्पोर्टिंग वेपन्स एंड मिलिट्री रीइंफोर्समेंट फ्रॉम ब्रिटेन। जब उन्हें यहाँ पर ख़तरा होने लगा, उनकी लूट मार भी स्टार्ट में थी इनिशियली, उसके बाद लड़ाइयाँ होने लगी, तो उनके पास असलहा या हथियार तो नहीं थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने ब्रिटिश राज को वहाँ पर कि हमें कुछ असलहा दिया जाए, कुछ इस तरह के वेपन्स दिए जाएँ ताकि हमारी जो लड़ाई होती हैं उनमें हमें रीइंफोर्समेंट हो। ग्रेजुअली डोमिनेटेड कोस्टल रीजन्स लाइक सूरत, बॉम्बे एंड मद्रास। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी पावर बढ़ाने लग गए, उनको पुश बैक करने लगे, पोर्चुगीज़ को, डच को और फ्रेंच को मारने लगे। अब उसके बाद एक आती है चाइल्ड्स वार 1686 में, इनिशिएटेड बाय जोसिया चाइल्ड अगेंस्ट मुगल्स। अब वो लड़ाइयाँ तो हो चुकी हैं। अब देखें, उन्होंने जब यहाँ पर आकर, मतलब वो डच हैं या फ्रेंच हैं, वो बड़े दूर के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर उनके पास फुल पावर तो नहीं थी, इन्होंने अपनी पावर एक्यूमुलेट की, उनको हरा दिया, लेकिन इनके अब हौसले बढ़ गए कि हम तो अब जीत सकते हैं, हर किसी से जीत सकते हैं। लिहाजा इन्होंने डायरेक्टली वार स्टार्ट कर ली, किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ। जो मुगल तो यहाँ के बड़े ताकतवर थे, काफ़ी सालों से, काफ़ी 100 सालों से यहाँ पर वो रूल करते आ रहे थे, तो उनको हराना तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, इनका जो डायरेक्टर था जोसिया चाइल्ड, उसने ये जंग स्टार्ट की मुगल्स के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी सफर्ड अ मैसिव डिफीट बाय औरंगज़ेब। अब मुगल्स में उस टाइम औरंगज़ेब रूल कर रहा था। औरंगज़ेब बड़ा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग किस्म का बादशाह था, उसने आगे से बहुत बुरी तरह से हराए डच, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाइंड हेवीली एंड जोसिया चाइल्ड वाज एक्सपेल्ड। कंपनी पर बहुत ज़्यादा फाइन लगाया और जोसिया चाइल्ड को एक्सपेल कर लिया, मुल्क बदर कर लिया, और उसके बाद उनकी कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी वो स्टॉप कर ली। अब कंपनी को तो बड़ा नुकसान होने लग गया कि हमारा इतना अच्छा कारोबार चल रहा था, हम एक्सपेंड कर रहे थे, और छोटे छोटे जो बाकी हमारे कंपेटिटर्स थे वो भी हमने भगा लिए थे। ये क्या किया हमने, तो डायरेक्ट बादशाह के साथ पंगा कर लिया। तो अब फॉरगिवनेस का टाइम आता है, अब कंपनी के लोग माफ़ी मांगेंगे आगे औरंगज़ेब से। इन 1690 ब्रिटिश इनवॉइस बेग्ड औरंगज़ेब फॉर फॉरगिवनेस। जो हिस्ट्री की बुक्स से मैंने देखा है कि हिस्टोरियंस लिखते हैं कि वो बिल्कुल अपने पाँव के बल बैठा हुआ था और औरंगज़ेब से माफ़ी मांग रहा था। जैसे ये इलस्ट्रेशन आपके सामने है, AI से जनरेटेड। औरंगज़ेब अलाउड ट्रेड बट इम्पोज्ड अ फाइन एंड एक्सपेल्ड चाइल्ड, ठीक है, फाइन इम्पोज किया और उन्हें अलाउ कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने अपना जो ध्यान था मुगल से हटाकर उन्होंने कहा कि हम पैसा बनाने हैं हमने जी, एक्सप्लॉयटेशन और स्मगलिंग स्टार्ट कर ली उन्होंने। स्टार्टेड ओपियम कल्टीवेशन इन बिहार। बिहार में उन्होंने अफ्यूम जो है, ओपियम है, वो लगाना शुरू कर दी। और एंड स्मगलिंग टू चाइना, वहाँ से चाइना स्मगल करने लग गए, लीडिंग टू ओपियम वार। अब चाइना में वो स्मगलिंग कर रहे थे तो चाइना के साथ उनके क्लैशेस आ गए, वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उस टाइम के साथ, तो उनकी क्लैशेस आए, तो चाइना को भी उन्होंने पुश बैक करने लगे। इनके पास अब फोर्स तो बहुत थी, चाइना की जो उस टाइम जो आज का चाइना तो नहीं है, वो तो पुराना चाइना है, तो उसको उन्होंने हराने लग गए। और उस टाइम चाइना को जंग हरा कर उन्होंने हांगकांग की जो पोस्ट है, उनकी जो एक पोर्ट थी एक तरह की, वो एरिया उस पर कब्ज़ा कर लिया। और वो जो हांगकांग की जो पोर्ट है उन्होंने कब्ज़ा 1997 में आकर छोड़ा। मतलब उस ये जो अभी आपने जो लेटेस्ट हिस्ट्री में आप देखते हैं, जो हांगकांग है वो ब्रिटिश ने छोड़ा है कुछ आज से 20-25 साल पहले, 28 साल हो गए हैं, तो वो उस टाइम कब्ज़ा किया था उन्होंने, ये ओपियम वार के नतीजे में। तो अब देखें ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई है, लोकल्स को भी हरा दिया, मुगल्स के साथ लड़ाई की लेकिन हार गए, चाइना के साथ स्मगलिंग स्टार्ट की, उनके साथ जंग की, उनको हरा दिया। और
अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि उन्होंने हमारे एरिया मतलब यहाँ के जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर कैसे कब्जा किया। मुगल एम्पायर का अब डिक्लाइन देखते हैं जी। औरंगजेब्स डेथ इन 1707 लेड टू केओस इन द एम्पायर। औरंगजेब बड़ा जो एक स्ट्रॉन्ग बादशाह था वो मर गया और डिक्लाइन स्टार्ट हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन बाय बिल्डिंग अ मैसिव लोकल आर्मी। उन्होंने लोकल्स को भर्ती करना शुरू कर दिया अपनी आर्मी में, ठीक है, लोकल्स को लोकल्स के खिलाफ ही लड़ाना। बिटवीन 1765 एंड 1938 लूटेड अप्रॉक्सीमेटली 45 ट्रिलियन इंडियन रुपी फ्रॉम इंडिया। मतलब वर्थ 45 ट्रिलियन रुपये का उन्होंने यहाँ से एसेट्स, सोना, बाकी जवाहरात, बाकी चीज़ें यहाँ से उन्होंने अपने मुल्क में लूट कर ले गए। अब आता है एक इवेंट सिराजुद्दौला और EIC का कि ये जो हमारे यहाँ बैटल ऑफ प्लासी है 1757 की, वो क्या थी, बड़ी मशहूर जंग है। सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल रेजिस्टेड द EIC। जो नवाब ऑफ बंगाल था सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, उसने रेजिस्ट किया था बहुत ज़्यादा इसको। और उसको मीर जाफ़र, मीर सादक का नाम आपने सुना होगा, इस जंग में हुआ था। मीर जाफ़र ने बिट्रे किया सिराजुद्दौला को और वो एट द एंड कंपनी की जीत हो गई। द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड मीर जाफ़र अ पपेट रूलर एंड लेटर टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ बंगाल। एक्चुअली हुआ ऐसे था कि मीर जाफ़र को उन्होंने लालच दी थी कि आप हमारा साथ दें नवाब सिराजुद्दौला को हराने में, अगर ये हार गया तो हम आपको इस एरिया का नवाब बना लेंगे। और उसके बाद वही हुआ, उसको नवाब बना दिया, लेकिन वो एक पपेट नवाब था, मतलब कंट्रोल तो मेन कंपनी के पास ही था। आगे उन्होंने एक अपना नुमाइंदा रख लिया था। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया इससे बड़े हौसले उनके बुलंद हुए कि हमने तो अब नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया, हम आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ओवर इंडिया डिफीटेड मुगल एम्पायर शाह आलम इन 1765 लिमिटिंग द मुगल्स टू दिल्ली। ठीक है, अब 1765 तक आते आते उन्होंने शाह आलम को हरा दिया, जो मुग़ल उस टाइम का बादशाह था, और बस मुगल्स का जो टोटल उनका रूल था बस दिल्ली और उसके आसपास तक ही लिमिट हो चुका था। ग्रेजुअली इस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर ऑल इंडिया, बाकी एरियाज़ के ऊपर उन्होंने अपनी डोमिनेंस बरकरार कर ली। लोकल रूलर्स रिटेन नॉमिनल पावर वाइल EIC कंट्रोल टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोकल रूलर्स थे, दर्जनों लोकल नवाब थे, उनको यहीं का नवाब रखा, यहीं के बादशाह, यहीं के महाराजे बनाकर रखा, लेकिन मेन कंट्रोल अपने पास रखा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन सामने वो थे लोकल्स। उसके बाद एक रेजिस्टेंस आती है टीपू सुल्तान की तरफ से। फेमाइन्स लाइक बंगाल फेमाइन 1769 to 1773 किल्ड मिलियंस। ये 5-6 साल का एक कहत आया था बंगाल के एरिया में, बहुत ज़्यादा भूख अफलास फैल चुकी थी, बारिशें नहीं हुई थी, लोगों का राशन ख़त्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा लोग फौत हुए थे इस दौरान। और जो लोग गरीब थे, कहत था, इस दौरान जो कंपनी ने मज़ीद टैक्सेशन लगा दी कि हमें मज़ीद टैक्स हैं। अब लोग कहाँ से टैक्स हैं, वहाँ की तो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकॉनमी थी उस टाइम, लोगों का तो ज़रिए आमदनी ही जो था एग्रीकल्चर था। ऐसे हालात में कंपनी को उन्हें सपोर्ट करने के बजाय कंपनी ने उनसे मज़ीद टैक्स लेना चाहे कि हमें मज़ीद पैसा दें। अब जब लोग मज़ीद तंग हुए तो इस दौरान टीपू सुल्तान, जो नाम है टीपू सुल्तान एंड हिज फादर हैदर अली, लेड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बट वर इवेंचुअली डिफीटेड। ठीक है, इन्होंने टीपू सुल्तान, और उसका वालिद भी बड़ा बहादुर इंसान था, इन्होंने टीपू सुल्तान ने मेनली फ्रेंड्स जो थे उस टाइम के, उनसे सपोर्ट हासिल की और इनके ख़िलाफ़ जंग शुरू की, लेकिन एट द एंड टीपू सुल्तान भी डिफीटेड हो गए। दी थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो थी 1799 मार्क द एंड ऑफ सिग्निफिकेंट अपोजिशन। ये जो मैसूर की जो जंग थी मेनली ये 1799 में लड़ी गई, और जब टीपू सुल्तान फौत हुआ तो उसके बाद, मतलब एक सिराजुद्दौला का हम नाम सुनते हैं, उसके बाद टीपू सुल्तान का नाम सुनते हैं, इसके बाद जो मेन अपोजिशन थी उनकी ख़त्म होगी। अब इसके बाद कोई नाम नहीं दिखता उनका अपोजिशन करने वाला। अब आगे चलते हैं। अब उनकी जो यहाँ पे ग्रिप है वो एक्यूमुलेट हो चुकी है, ठीक है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता, आज तो उनकी हुकूमत नहीं है, इनका डिक्लाइन हुआ है। कैसे हुआ ये देखते हैं। 1813 में चार्टर एक्ट आया ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से टू लिमिट द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1834 इट्स ट्रेडिंग राइट्स वर रिवोक्ड रिड्यूसिंग इट टू अ कॉरपोरेशन। ठीक है, दोबारा कंपनी, उनके पास जो फौज वगैरह थी वो राइट्स इनसे ले लिए,
और इनको एक कंपनी दोबारा बना दिया। विलियम डालरम्पाइल एक राइटर हैं, वो लिखते हैं तारीख़ की एक मुनफरिद मिसाल है कि 18वीं सदी में एक प्राइवेट कंपनी ने ज़मीनी फ़ौज और बहरिया की मदद से 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल कौम को ग़ुलाम बना दिया। ठीक है, ये बड़ी एक यूनिक किस्म का एलिमेंट है हमारी हिस्ट्री का। ये आप चार्टर एक्ट को आप स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट देकर इसके सेलिन फीचर्स देख सकते हैं। और उसके बाद मेन इवेंट आता है 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। 1857 में अपराइजिंग्स होती हैं। द फर्स्ट लार्ज स्केल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश सप्रेशन रिजल्टेड इन मैस एग्जीक्यूशन एंड एट्रोसिटीज़ मार्क द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। द रूल द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, एक जंग होती है जिसमें यहाँ के मुस्लिम, सिख्स एंड हिंदूज़ मिलकर इनके ख़िलाफ़ एक जंग लड़ते हैं, लेकिन एट दी एंड वो लोकल्स हार जाते हैं। उनकी जो पावर है, यहाँ के आखिरी बादशाह जो थे मुग़ल्स के बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी बादशाहत ख़त्म कर दी जाती है और उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और कंपनी का देखें, कंपनी का क्या हुआ, जब ब्रिटिश रूल आया, क्वीन विक्टोरिया डिसॉल्व द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने ख़त्म कर दिया, इंटीग्रेटिंग इट्स आर्मी इनटू द ब्रिटिश मिलिट्री। उनकी जो फौज, यहाँ की लोकल्स और वो जो भर्ती थे, उनको ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बना दिया। और बाय 1874 द ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू एग्जिस्ट। 74 तक ये कंपनी ही ख़त्म हो चुकी। आज जो है इसकी जो लेगेसी है वो लंदन में एक स्मॉल एक टक शॉप सॉर्ट ऑफ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फ़ोटोज़ आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे कि एक दुकान नुमा या एक होटल नुमा एक बिल्डिंग है छोटी सी, जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी आज लिखा हुआ है। यही आज सर्वाइव करती है, इसके अलावा कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। जिस कंपनी ने टी की ट्रेड स्टार्ट की, बेसिकली यहाँ पर आए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पावर अपनी बढ़ाई, यहाँ पर कब्ज़ा किया, बेहतरीन मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग रूल किया और अपनी पीक तक गए। उसके बाद वो ख़त्म हो गई और आज एक छोटी सी दुकान है। ठीक है, उम्मीद है आपको उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर। ये काफ़ी डिटेल भी था और कम्प्रिहेंसिव भी था। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।